गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बट आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 26 से। फर्स्ट 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, 26 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लो अच्छे से। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करके दिखाना है। हुज वन साइड एंड ए डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड by co-initial vector I minus j plus k and 4i plus 5k respectively। कहता है कि हमने एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के दिखाना है जिसकी एक साइड दे रखी है और एक डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है ना, और को-इनिशियल वेक्टर है। देखो कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करें, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26, एक पैरेललोग्राम ये ड्रॉ करी हमने। ठीक है, और इसका एक ये वेक्टर दिया हुआ है और एक ये इसका डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ए वेक्टर, इसको बोलते हैं बी वेक्टर, और जो डायगोनल है इसको बोलते हैं हम ए प्लस बी वेक्टर। याद रखें इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी, और ये वाली लाइन क्या होगी, ए प्लस बी वेक्टर। कहता है कि पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दो जिसकी एक साइड गिवन है, तो ये है हमारे पास i माइनस जे प्लस के, और डायगोनल इसका गिवन है 4i प्लस 5k, 4i प्लस 5k, यानी ये साइड दे रखी है और ये डायगोनल दिया हुआ, और कोई इनिशियल होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करके दिखा दो। देखो सॉल्यूशन, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है कि ये वाली साइड और ये साइड, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, और उसका साथ में मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो, यानी इस लाइन का और इस लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट करके और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये तो इसको हो गया इसका फार्मूला, और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो चलो ए तो हमारे पास है, बी हमारे पास नहीं है, तो क्या करें, पहले बी निकाल लें। ये ए प्लस बी हमारे पास गिवन है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो ए प्लस बी 4i प्लस 5k। ठीक है, तो यहाँ से मैं बी निकाल लेता हूँ। देखो ये वाला बी, ए इधर प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, 4i प्लस 5k माइनस ए। ठीक है ना, ए इस तरफ आ जाए ना, ए माइनस में, और ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे, i माइनस जे प्लस के। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो बी निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 में से ये 1 माइनस कर दो, 3i, जे तो है ही नहीं तो माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा। 5k में से माइनस कर दो तो ये 4k बन जाएगा। ठीक है, और अब हमने फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी। अब हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। कैसे, डिटर्मिनेंट लगाएं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख लें i, फिर j, फिर k। पहले a की वैल्यू डालेंगे, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 और 1, फिर यहाँ पे b की वैल्यू, तो यहाँ 3, यहाँ पे 1 और ये 4। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले i, j और यहाँ पर k, इधर ये प्लस माइनस प्लस, i वाली रो कॉलम को छोड़ दो, -4 -1, j वाली रो कॉलम को छोड़ दो, 4 -3, k वाली रो कॉलम छोड़ दो, 1 प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा -5i माइनस के 1j प्लस के 4k। ठीक है, तो चलो अब एरिया ए क्रॉस बी तो आ गया। अब क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। जो i के साथ लिखा है इसके ऊपर स्क्वायर कर दो, जो j के साथ है इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दो, k के साथ जो है उसके ऊपर भी स्क्वायर कर दो। -5 स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16, और यहाँ पर ये रूट आ जाएगा। इसका टोटल कर लो, आंसर आ गया 5 और 1 6 और 6 12, 1 रह गया, 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करके दिखा दो। दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 0 0। कहता है प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर दो जो 1 0 0 से पास होके जाती है, एंड कंटेन द लाइन, जो इस लाइन को अपने अंदर कंटेन करता है, r = λ j से। देखो सिंपल क्वेश्चन है।
मेन आपको कंडीशन आपको पता होनी चाहिए बस। चलो सबसे पहले हम एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो कहते हैं इस प्लेन की इक्वेशन बनाकर दिखा दो। ठीक है, क्या कहते हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 0 0। एक प्लेन है जो 1 0 0 से पास करके जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को छू के जा रहा है। एंड कंटेन द लाइन, कहते हैं इस प्लेन के ऊपर एक लाइन ये भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये लाइन प्लेन के ऊपर ही है। ठीक है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल और साथ में लिखा है लैम्डा जे। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन बना के दिखा दो। ये वाला प्लेन इस पॉइंट को छू के जाता है और ये लाइन इस प्लेन के ऊपर ही है। समझे? तो प्लेन की इक्वेशन बनाने का क्या फार्मूला होता है? देखो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन की इक्वेशन फार्मूला क्या होता है? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अगर मेरे को एन और डी मिल गया तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब मेरे को एक तो नॉर्मल निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, इसके ऊपर से डी निकाल के दिखाना है। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट इस प्लेन की इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए, क्या होती है फॉर्मूला, ए प्लस लैम्डा बी। ए तो इसके अंदर है ही नहीं, 0i 0j प्लस 0k। ठीक है, प्लस लैम्डा बी क्या लिखा हुआ है साथ में, जे, 1j है बस। तो यहाँ इसको ऐसे 0i प्लस लैम्डा जे और साथ 1j। ठीक है, और प्लस में 0k। तो वही तो हो गया ना, देखो आर इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही लैम्डा जे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है ना, लाइन जिस पॉइंट को छू के जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ए। तो इसका मतलब ये वाला ए है, ये ए इस पॉइंट को छू के जा रहा है, तो ये हो गया 0 0 0। समझ में आया? और ये बी क्या है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो है। और ये एन क्या है, इस प्लेन का नॉर्मल है। इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर। अब ये हमारे पास कंडीशन बन गई। मान लिया कि इसका नॉर्मल किसके इक्वल है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, आर वेक्टर डॉट नॉर्मल की वैल्यू डाल दो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के और इक्वल में कितना, डी। ठीक है, चलो आर की वैल्यू डाल दो। आर का मतलब क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, देखो एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, और यहाँ से डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के और इक्वल टू डी। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलो अब ध्यान से देखना, ये वाला प्लेन इस पॉइंट को छू के जा रहा है, किसको, 1 0 0 को। तो ये वाला प्लेन जो है 1 0 0 को पहले इसकी डॉट प्रोडक्ट कर लो, x को इससे मल्टीप्लाई करो, ए एक्स, वाई को इसके साथ कर दो, बी वाई, जेड को सी के साथ कर दो, सी जेड और इक्वल में कितना, डी। अब ये वाला प्लेन इस पॉइंट को छू के जा रहा है, तो x की जगह तो 1 लिख दो। ठीक है, y की जगह 0 लिख दो और z की जगह भी 0 लिख दो, किसके इक्वल, d के। तो a किसके इक्वल बन गया, d। समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप, अब इसके बाद देखो, अब ये वाला प्लेन, ये वाला पॉइंट कहाँ है, लाइन के ऊपर है, और लाइन कहाँ है, प्लेन के ऊपर है। तो ये वाला जो प्लेन है वो इस पॉइंट को भी छू के जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट, ये प्लेन किसको छू के जा रहा है, 0 0 0। पहले इसको छू के जा रहा था, अब इस पॉइंट को छू के जा रहा है, 0 0 0 को। तो x की जगह 0 लिख दो। ठीक है, y की जगह भी 0 लिख दो और z की जगह भी 0 इक्वल टू d। ठीक है, तो ये सारा भी क्या बन गया, 0 d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर d 0 है, अगर मैं d की जगह यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो a भी किसके इक्वल बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a भी 0 हो गया और d भी क्या हो गया, 0। समझ में आया ना? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब इसके बाद एक चीज़ और देखो, ये प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। और ये वाली लाइन एक ही गिवन है, यानी कि ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। ये नॉर्मल और ये लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो इसकी डायरेक्शन रेशो और इसकी डायरेक्शन रेशो की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। यानी कि जो नॉर्मल है वो लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर ऑन लाइन के ऊपर, तो डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट 0। इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, और इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, 0 1 0। इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। यानी ए को 0 के साथ मल्टीप्लाई
प्लस बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई और सी को 0 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और इक्वल टू कितना 0, क्योंकि देखो ये लाइन इस लाइन के ऊपर क्या होगी परपेंडिकुलर, दोनों की डायरेक्शन रेशो की डॉट प्रोडक्ट 0, तो इसकी तो ये वाली है और इसकी डायरेक्शन रेशो ये वाली है a प्लस लैम्डा बी वाली, समझे ना। तो यहाँ से ये 0 हो गया, ये 0, तो ये b इंटू 1 b किसके इक्वल 0, तो b भी किसके इक्वल आ गया 0 के। अब मेरे को a भी 0 मिल गया, b भी 0 मिल गया, d भी क्या आ गया 0। अब a b d इन सब की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो जो हमने प्लेन की इक्वेशन बनानी थी। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, तो हमारे पास क्या गिवन है, देखो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज ये वाली आर वेक्टर डॉट ए आई बी जे सी के इक्वल टू डी, वैल्यू डाल दो इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास आर वेक्टर डॉट ए की वैल्यू कितनी आई थी 0, बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 0 जी, और यहाँ पर क्या लिखा है सी की वैल्यू नहीं पता सी के, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, समझे। तो यहाँ से तो ये 0 ही हो गया, तो यहाँ से सी के रह गया, आर वेक्टर डॉट सी के और इक्वल टू कितना 0, सी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो आर डॉट के किसके इक्वल 0, सी मल्टीप्लाई में है ना, इधर आकर वो डिवाइड में हो गया, 0 को सी से डिवाइड करोगे तो 0, यही हमारी प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है बेटा। कंडीशन को ध्यान से रखो, देखो उसके एक ही कंडीशन का यूज़ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 28, कहता है एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर बॉक्स है, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर बॉक्स है, कंटेन उसके अंदर रखी हुई हैं 2 मिल्क चॉकलेट, जिसके अंदर 2 मिल्क वाली चॉकलेट हैं और 4 डार्क चॉकलेट हैं, ठीक है। देखो पहले मैं एक रेफ्रिजरेटर बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर 2 मिल्क चॉकलेट कितनी है इसके अंदर 2, और डार्क चॉकलेट यहाँ पर कितनी है 4, टोटल कितनी है इसके अंदर 6, ठीक है ना। अब पढ़ो दोबारा से, कहते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर बॉक्स है कंटेन, जिसके अंदर 2 मिल्क चॉकलेट्स हैं और 4 डार्क चॉकलेट्स हैं, ठीक है। 2 चॉकलेट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, कहते हैं इसके अंदर से 2 चॉकलेट को बाहर निकालो, बिना देखे इसमें से 2 चॉकलेट को बाहर निकाल लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दो ऑफ द नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट, ठीक है, कि उसके अंदर मिल्क चॉकलेट कितनी आएंगी ये बता दो। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली आउटकम्स, कहता है हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर दिखाना, टेबल बनानी है एक, ठीक है ना। कहता है ये नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट की, तो इसी को ही आप एक्स से लेट कर लो, ठीक है, जो नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट है इसको आप क्या लेट कर ले एक्स, और व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली आउटकम्स। देखो ध्यान से, सबसे पहले उसने क्या कहा मिल्क चॉकलेट की बात कर रहा है, तो मान लिया कि x किसके इक्वल है नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो हर एक के लिए निकालेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 0 का मतलब क्या होगा कि मैंने इसके अंदर से बिना देखे 2 चॉकलेट बाहर निकाली, 0 का मतलब है कि उसके अंदर से एक भी मिल्क चॉकलेट नहीं थी, ठीक है ना। x का मतलब क्या है मिल्क चॉकलेट, मैंने इसके अंदर से 2 चॉकलेट निकालता हूँ, ठीक है, तो इसमें से 2 चॉकलेट निकालता हूँ, पर वो दोनों में से एक भी मिल्क चॉकलेट नहीं थी। 1 का मतलब क्या होगा कि बिना देखे चॉकलेट निकालता हूँ, उसमें से एक मिल्क चॉकलेट थी, और x इक्वल टू 2 का मतलब होगा मैं बिना देखे चॉकलेट निकालता हूँ और वो दोनों की दोनों क्या होंगी मिल्क चॉकलेट होंगी। एक भी मिल्क चॉकलेट नहीं है, एक मिल्क चॉकलेट है, या फिर 2 मिल्क चॉकलेट हैं, तो इसके अलावा तो कोई केस बन ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो चलो, तो x की जगह 0 लिखा, 0 का मतलब एक भी मिल्क चॉकलेट नहीं थी, तो अगर एक भी मिल्क चॉकलेट 2 चॉकलेट है ना, तो 2 में से एक भी मिल्क चॉकलेट नहीं थी, ठीक है, एक भी मिल्क चॉकलेट नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों डार्क चॉकलेट आई थी। 4 चॉकलेट हैं डार्क वाली, 4 में से कोई 2 चॉकलेट बाहर आ गई, और टोटल चॉकलेट कितनी है हमारे पास 6 में से कोई 2 चॉकलेट बाहर आ गई। इसका मतलब क्या है कि एक मिल्क चॉकलेट आई है, यानी अगर एक मिल्क चॉकलेट है तो एक तो डार्क ही आएगी ना, तो 2 मिल्क चॉकलेट हैं तो 2 में से एक चॉकलेट बाहर आई, 4 डार्क हैं, 4 में से कोई एक चॉकलेट बाहर आ गई, टोटल कितनी थी 2, 6 में से 2 चॉकलेट बाहर आ गई। इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि दोनों मिल्क चॉकलेट थी, तो मिल्क चॉकलेट कितनी है 2, तो यहाँ पे 2C2 और टोटल कितनी है 6 6C2,
समझ में है ना। तो इसका मतलब क्या था, एक भी मिल्क चॉकलेट नहीं है, एक मिल्क चॉकलेट है, और ये क्या है, 2 मिल्क चॉकलेट है। अब इस सबको सॉल्व कर लो। ऊपर वाले के साथ फैक्टोरियल लगा दो, नीचे वाले के साथ फैक्टोरियल लगा दो, दोनों को माइनस कर दो 2 फैक्टोरियल। ऐसे ये वाला 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 माइनस कर दो तो ये 4 फैक्टोरियल। तो इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। इस 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 4, एक कम कर दो 3, एक और कम कर दो 2, और यहाँ पे स्टॉप कर दो। नीचे 2 फैक्टोरियल कट गया। 6 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं 6 × 5, एक कम कर दो तो 4 फैक्टोरियल यहाँ से हमारे पास कट हो गया। ठीक है, और 2 पे कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 6, तो ऊपर हो गया 2 3 6, और यहाँ पे 3 5 15। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लें। 2c1 है तो इसका मतलब 2 ही होगा, 4c1 का मतलब 4 ही होता है। तो अगर हम 2c1 को सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 4c1 सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। 6c2 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया तो 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हो गया 2 4 8, 6 फैक्टोरियल 6, 5 एक कम कर दो 4, स्टॉप कर दो, 2 × 1, और ये 4 फैक्टोरियल कट गया। 2 3 जा 6, तो यहाँ से हो गया 8 3 5 15। नेक्स्ट, इसके बाद 2c2 की वैल्यू 1 ही आती है। 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 1/6 × 5 × 4, स्टॉप कर दो, 2 × 1, और ये 4 फैक्टोरियल कट गया। 2 3 6, तो 3 × 5 15। अब वो कह रहा है कि मोस्ट लाइकली आउटकम्स, उसने क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो, लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम्स, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रोबेबिलिटी कौन सी है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी है ये बताओ। तो सबसे ज़्यादा 3 आई है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी आई है 8/15। तो मोस्ट लाइकली कौन सी होगी, x = 1। ठीक है ना, तो आंसर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट लाइकली आउटकम्स, तो मोस्ट लाइकली आउटकम्स कौन सी हो जाएगी 8/15। ठीक है, एट x = 1 पे क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। देखो नेक्स्ट, इसी का ही सेकेंड पार्ट 28 क्वेश्चन ही है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था। देखो, गिवन दैट ए एंड एफ आर इवेंट सच दैट ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। फाइंड ई बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बाय एफ बार, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखानी है। देखो क्वेश्चन नंबर 28, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.6। कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दो ई बार बाय एफ बार। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला, पहले दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, जो बाद में लिखा है उसे आप डिवाइड में कर दें। ठीक है, इसको सॉल्व करें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ, पूरे में बार इकट्ठा लगा दो। ठीक है ना, बार इकट्ठा लगाओगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार, अब मेरे को ये वाला बार हटाना है, बार हटाना है तो इसको 1 में से माइनस कर दो तो बार हट जाएगा। ऐसे ही नीचे से अगर ये बार हटाना है तो इसको 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पर आप यूनियन का फार्मूला लगा दो। यूनियन का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, डिवाइड में एज इट इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो वैल्यू डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज़ 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज़ 0.6, डिवाइड में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज़ 0.7। तो यहाँ से 1 माइनस प्लस कर दो, 8 7 में से 6 गया 1, तो इसमें 1 प्लस करोगे 0.9 आ जाएगा। 1 में से इसको माइनस कर दो 0.3 आ जाएगा। 1 में से इसको माइनस करो 0.1 और 0.3, पॉइंट हटा दो, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गई तो 1/3, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट है देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 29, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज रिलेशन इज इक्वल ए बी। कहते ये दो नंबर आपस में रिलेटेड होंगे अगर
ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2। कहता है अगर ये दो नंबर हैं, अगर ये दोनों नंबरों को प्लस कर दें, अगर ये दोनों को प्लस करने से अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता है तब तो ये ए और बी दोनों आपस में रिलेटेड होंगे, नहीं तो नहीं। कहता है प्रूव कर दो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेन 0। इसका मतलब है कि 0 के साथ रिलेटेड कौन है ये हमने बताना है। देखो सॉल्यूशन, ये दो नंबर आपस में रिलेटेड होंगे अगर दोनों को प्लस करके अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए तो पहले हेडिंग डालें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या आता है? जो अपने आप के साथ रिलेटेड हो, ठीक है ना। देखो ए के साथ रिलेटेड होगा। क्यों होगा? बिकॉज ए और ए को दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2a। ए प्लस ए कितना होता है? 2a। अब ये वाला नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल है तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। क्लियरली डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। तो ए से रिलेटेड हो गया। यस आर इज रिफ्लेक्सिव। किसके अंदर? इन जेड के अंदर। तो यहाँ पे लिख लें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव बन गया, ठीक है। सेकंड है देखो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? ए बी से रिलेटेड है, मान लिया बी ए से रिलेटेड है नहीं, ये प्रूव करना है। तो मान लिया ए बी से रिलेटेड है। अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। अगर ए बी से रिलेटेड तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ए प्लस बी 2 से डिवाइड है तो बी प्लस ए भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज बी भी ए से क्या हो गया? रिलेटेड, ठीक है। येस आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक इन क्लास जेड, ठीक है। इसके यहाँ पे लिख लो साथ में फॉर ऑल ए और बी किसके अंदर है? जेड में। तीसरा आता है हमारे पास ट्रांजिटिव। मान लिया ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है। अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2। अगर ए प्लस बी 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और बी सी से रिलेटेड है तो बी प्लस सी इज डिविजिबल बाय 2। बोलो ठीक है। अगर ए प्लस बी 2 से डिवाइड हो जाता है तो ए प्लस बी अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 के मल्टीपल कुछ तो आएगा ही। तो मान लिया 2 के मल्टीपल क्या आ जाता है, क्योंकि ये नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये 2 के मल्टीपल कुछ तो आएगा। मान लिया 2 के मल्टीपल कितना आ जाता है? x। ऐसे b प्लस सी अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो b प्लस सी भी क्या होगा? 2 के मल्टीपल कुछ तो आएगा ही। कितना? 2y, ठीक है। आप क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो। a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, 2x प्लस 2y, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a, b और b कितना बन गया? 2b, और यहाँ पे c, यहाँ पर ये 2x प्लस 2y, ये 2 भी प्लस का है, राइट में ले जाओ माइनस हो जाएगा। तो a प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा? 2x प्लस 2y माइनस 2b। इस सारे में से 2 कॉमन आ रहा है, देखो तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, क्या बन गया? x प्लस वाई माइनस बी, ठीक है ना। ये 2 के साथ ये वाला a प्लस सी क्या आ रहा है? 2 के मल्टीपल आ रहा है ना, देखो, यानी a प्लस सी इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो इसका मतलब ये 2 a प्लस सी को डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज a प्लस सी इज डिविजिबल बाय 2। अगर a प्लस सी 2 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? a c से क्या हो जाएगा? रिलेटेड। तो येस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव इन क्लास जेड। और यहाँ पे साथ में लिखेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। समझ में आ गया? तो अगर इन सारी कंडीशन हो गई तो इसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इन किसके अंदर? जेड में। अब उसने एक लाइन और पूछी थी, लास्ट लाइन, पढ़ो ध्यान से एक बार। वो कहता है कि राइट द इक्विवेलेंस कंटेनिंग 0। 0 के साथ कौन रिलेटेड होगा? बोलो 0 के साथ कौन रिलेटेड होगा? 0 के साथ रिलेटेड टू 0, रिलेटेड टू 0 इज इक्वल। 0 के साथ कौन रिलेटेड होगा? 2, क्योंकि 0 और 2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 2 से डिवाइड हो जाता है।
4 भी रिलेटेड होगा, 0 और 4 को प्लस कर दो, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है 6 8, ठीक है, या फिर ऐसे करते जाओ -2 -4 -6, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।